नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। हम हुए तुम्हारे का ये जो अगला भाग आया जिसका इंतज़ार आपको बहुत, बहुत था, तो वो आ गया है, भेज दिया है नायशा जी ने। तो आइए इसे अब आपके कानों तक पहुँचाते हैं। सुबह की धूप की वो पहली किरण सीधे माही के फेस पर पड़ रही थी। उस सुनहरी सी धूप ने माही को जगा दिया था। माही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और अपनी बाहों में सुकून से नियति को सोता देखकर मुस्कुरा देती है और फिर अपनी बाहों के घेरे को थोड़ा सा टाइट करके नियति को अपने और करीब कर लेती है। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद माही धीरे धीरे से नियति से दूर होती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर में माही बाथ लेकर जब बाहर आती है तो देखती है नियति अर्शी को फीड करा रही है। माही नियति को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो नियति भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। नियति माही से बोलती है, तुम कब जागी, मुझे क्यों नहीं जगाया? माही मुस्कुरा कर जवाब देती है, बस थोड़ी देर पहले ही जागी थी और आप इतनी गहरी नींद में थी तो मैंने नहीं जगाया। उसके बाद माही कबोर्ड से कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ती है। माही, जी बोलिए। नियति अर्शी को बेड पर लिटाकर माही के पास जाती है। तुम हटो, कपड़े मैं निकालती हूँ। माही मुस्कुराते हुए पीछे हटती है। ओके मिसिस जी, जैसा आप चाहें। नियति कबर्ड से लाइट ग्रे कलर का एक सूट निकाल कर देती है, उसके साथ मेहरून कलर की शर्ट, और कहती है, इसे पहनो, तुम पर अच्छा लगेगा। माही भी उन कपड़ों को लेकर वही चेंज करने लगती है। नियति आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, माही ये क्या कर रही हो? अरे चेंज कर रही हूँ। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि चेंज कर रही हो, लेकिन उसके लिए चेंजिंग रूम है ना। अरे चेंजिंग रूम क्यों? जब मेरी खूबसूरत बेबी इतने प्यार से कपड़े निकाल कर दे तो मैं उसके सामने चेंज करूँगी। माही तुम ना बहुत बेशरम हो गई हो। जी हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं बहुत बेशरम हो गई हूँ। पर मेरी जान वो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हक है मेरा आपके सामने बेशरम होने का। माही आगे बोलती जाती है और नियति के करीब आती जाती है। उसके कान के पास आकर वो बहुत प्यार से बोलती है, आपके सामने बेपर्दा होने का, आपको बेपनाह प्यार करने का, आपको अपने करीब करने का, आपको जी भर के देखने का, आपको चूम लेने का हक है मुझे, आपको खुद में समा लेने का। माही के शब्द जैसे ही नियति के कानों में उतरते हैं, नियति की सांसें अनजाने में थोड़ी तेज हो जाती हैं और माही इसी के साथ नियति की आंखों से हाथ को हटाती है। दोनों की नज़रें बस एक दूसरे को देख रही थीं। दोनों के दिल इन निगाहों में बंध गए थे। दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ धड़कने लगी थीं। उसकी पलकों के पीछे छुपी हुई झिझक अब मुस्कान में बदल गई थी। माही की उंगलियां बहुत हल्के से नियति की कलाई को छूती हैं। वो छुअन जो कहे बिना सब कुछ कह जाती है। नियति की नज़रें अपने आप झुक जाती हैं, मगर माही की उंगली उसकी चिन के नीचे आकर उसे फिर से देखने पर मजबूर कर देती है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा भी है। वो भरोसा जो हर रिश्ते को मुकम्मल बनाता है। माही बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, जब आप पास होती हो ना तो लगता है जैसे पूरी दुनिया यहीं ठहर गई हो। नियति कुछ नहीं कहती, बस अपनी हथेली माही के सीने पर रख देती है और जैसे उसकी धड़कनों को महसूस करना चाहती है। दोनों की सांसें एक दूजे में घुलने लगी। कमरे में सुबह की धूप अब और नर्म लगने लगी, जैसे वो भी इस पल की गवाह बनना चाहती हो। नियति हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें पता है माही, तुम्हारे साथ हर सुबह खास लगती है। माही झुक कर बहुत सुकून से नियति के माथे को चूम लेती है। वो चुंबन जिसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, बस अपनापन था। इसी बीच बेड पर अर्शी की हल्की सी आवाज़ आती है और दोनों एक दूजे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। माही कहती है, आप अर्शी को लेकर आइए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उसे जल्द से जल्द निपटाना है। ठीक है, पर ब्रेकफास्ट करके जाना। नहीं नहीं, मैं ऑफिस में करूँगी, आप चिंता मत करना। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अगर मैं नहीं पहुँची और मुझसे पहले काव्या पहुँच गई तो मुझे बहुत सुनाएगी। काव्या? वो भी ऑफिस आ रही है क्या? हाँ, वो कुछ काम है उससे।
तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ? ठीक है, पर ब्रेकफ़ास्ट ध्यान से कर लेना। जो हुक्म मेरी मिसेस। उसके बाद माही नियति को हग करती है, अर्शी को प्यार करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर माही सीधा अपने कैबिन में जाती है और तन्नू को अपने कैबिन में बुलाती है। थोड़ी ही देर में तन्नू आती है। माही तन्नू को अपने सामने बैठने के लिए कहती है और फिर उससे कुछ कहना शुरू करती है। तन्नू, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में इन दिनों फंसी हूँ और कहीं ना कहीं खनक भी मेरे साथ बिजी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सभी को तुम हैंडल करो। लेकिन मैम मैं कैसे कर सकती हूँ? तनु, कैसे भी करके तुम्हें ही सब देखना है कुछ दिनों तक, और बहुत ध्यान रख, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे मेल पर भेजते रहना, मैं चेक कर लिया करूँगी और जब मुझे लगेगा कि मेरे बिना नहीं हो पा रहा है तो मैं वहाँ से हैंडल करूँगी। अब ओके मैम। गुड तनु, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप जाओ और खनक को बोलना मैंने बुलाया है। ओके मैम। इसके बाद तनु कैबिन से चली जाती है। थोड़ी देर में खनक आती है। क्या हुआ, तूने मुझे बुलाया? हाँ, वो काव्या आने वाली है, हमें उसके साथ मिलकर देखना है कि हमारे हाथ क्या क्या लगा है। खनक वहीं चेयर पर बैठते हुए कहती है, तो अगर इस बार हमारे हाथ कुछ लगा तो आगे क्या करना है, सोचा है तूने? अभी तो कुछ नहीं सोचा, पहले ये देख लें कि काव्या के पास है क्या। तभी माही के कैबिन पर धारा और पलक आ जाते हैं। धारा और पलक को देखकर माही थोड़ा सा हैरान हो जाती है। अरे पलक, धारा, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्यों, क्या हम तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम लोग जब चाहो तब आ सकते हो। आओ बैठो। कैसे हो तुम दोनों? वैसे हम काव्या का वेट कर रहे थे। हम दोनों भी ठीक हैं, हम भी इसीलिए आए थे क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस सिस्टम से क्या मिला है। ये लोग बात ही कर रहे थे तभी काव्या आ जाती है। काव्या के आते ही खनक और काव्या की नज़र आपस में टकराती है, पर दोनों अगले ही पल एक दूसरे से अपनी नज़रें हटा लेते हैं। तब माही बोल पड़ती है, अरे कभी आओ, जल्दी आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अरे वाह, आज सभी लोग एक जगह मौजूद। धारा एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, क्योंकि हम सभी को जानना है कि आखिर हमें मिला क्या है और मिला भी है या नहीं। ओह, तो ये बात है। चलो तुम लोगों का इंतज़ार ख़त्म कर देती हूँ, वैसे मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। और फिर काव्या अपना लैपटॉप खोलकर कुछ करने लगती है। कुछ देर बाद स्क्रीन को सभी की ओर दिखाते हुए, ये देखो, अभी तक की मेडिसिन सप्लाई की सारी डिटेल्स इसमें, और कौन सी मेडिसिन आई, कहाँ से आई, सब है। काव्या आगे एक और फोल्डर खोलती है। ये वो सारे पेशेंट की डिटेल है जिनको वो मेडिसिन दी गई, इसकी वजह से उनका ब्रेन डेड हुआ। और हाँ, एक और बात, सभी लोग काव्या की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। काव्या आगे कहती है, इस हॉस्पिटल के मालिक सिर्फ कुंदन राय ही नहीं, ये देखो, ये दोनों मिनिस्टर्स भी हैं। माही बिना किसी हैरानी के बोलती है, काव्या, ये बात हम सब पहले से जानते हैं, क्योंकि बिना उन लोगों के सपोर्ट के कुंदन राय इतना कुछ नहीं कर सकता था। काव्या आगे कहती है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माही, अगर हम कुंदन के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो ये मिनिस्टर उसका साथ देंगे, जो कि इस वक्त सरकार का हिस्सा है, और ये सारे सबूत इन सभी को जेल पहुंचा सकते हैं। पर कुछ ही दिन बाद ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम लोगों के लिए ये मुश्किल खड़ी कर देंगे। इस बार खनक थोड़ा गुस्से से कहती है, तो क्या करें, हम हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखें? काव्या बहुत मुलायम शब्दों से उससे कहती है, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है खनक, बात को समझो। अगर हम इस केस में मिनिस्टर को घसीटते हैं तो हमारा सामना सीधा मिनिस्टर से होगा, और अगर हम मिनिस्टर को छोड़ दें और किसी भी तरह मिनिस्टर को अपनी तरफ मिला लें तो कुंदन अकेला पड़ जाएगा और फिर उसे गिरफ्तार करना बहुत आसान होगा। माही काव्या से कहती है, और ये गलत है, वो मिनिस्टर भी तो इन सब में शामिल है, तो उन्हें क्यों छोड़ दें? पलक माही को समझाते हुए बोलती है, काव्या सही कह रही है माही, इमोशनली होकर मत सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। हम मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इन सब के चक्कर में वो कुंदन बच निकलेगा। सिस्टम में रहकर सिस्टम से पंगा लेना ये कोई आसान काम नहीं है, हम अकेले पूरे सिस्टम को बदल नहीं सकते। माही पलक से कहती है, लेकिन क्या, लेकिन एक या दो मिनिस्टर पूरा सिस्टम तो नहीं है ना? हाँ पलक, हम दोनों मिनिस्टर को इस केस में अगर बाहर रखते हैं तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी ना। खनक भी माही की बात को सहमति देते हुए कहती है, माही सही कह रही है,
सज़ा उन दोनों को भी मिलनी चाहिए। इन लोगों में बहुत देर तक इसी बात की बहस चलती रहती है। माही और खनक केस में दोनों मिनिस्टर को शामिल करने के लिए कह रहे थे, तो काव्य और पलक इस केस से उन्हें दूर रखने के लिए कह रहे थे। बहुत देर तक धारा सबको सुनती रहती है। चारों अपनी अपनी बात बोल रहे थे, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था कि धारा जोर से चिल्लाती, चुप चुप हो जाओ सब, तुम लोग आपस में क्यों लड़े जा रहे हो। धारा की आवाज़ सुनकर चारों लोग चुप हो जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। धारा आगे कहती है, अब तुम चारों चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो। मुझे भी लगता है अगर हम मिनिस्टर को इस केस में घसीटेंगे तो इससे कुंदन का केस मजबूत हो जाएगा। माना कि मिनिस्टर गलत है, पर क्या पता उन्हें ये सब पता ही ना हो, और अगर पता भी है तो हम साबित नहीं कर सकते कि जो कुछ भी हो रहा था उनकी जानकारी के अंदर हो रहा था। इस बात से वो इनकार कर देंगे कि उन्हें कुछ नहीं पता, और वो यही कहेंगे कि वो समाज सेवा के लिए हॉस्पिटल से जुड़े थे। इससे अच्छा यही होगा कि पलक के पापा की पहचान कुछ मिनिस्टर से है, तो उनकी हेल्प लेकर हम इन मिनिस्टर से मिलकर कुंदन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करें, और ये सारे सबूत लेकर कुंदन कुंदन को पकड़वाएं। अगर ये मिनिस्टर हमें सपोर्ट करेंगे तो कुंदन अकेला पड़ जाएगा और उसे जेल पहुंचाना आसान होगा। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि माही के फ़ोन पर एक कॉल आती है। स्क्रीन देखती है तो अननोन नंबर। माही एक बार को उसे कट कर देती है, फिर से बात करने लगती है इन सभी से। फ़ोन दोबारा बजता है। किसका फ़ोन है, उठा लो, काव्या ने कहा। पता नहीं, अननोन नंबर है। तो देख लो कौन है, बार बार कॉल कर रहा है। काव्या की बात मानकर माही कॉल को पिक करती है तो सामने से एक भारी आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर माही की भवें तन जाती हैं। माही के बदले हुए फेस एक्सप्रेशन को खनक भांप जाती है। वो तुरंत फ़ोन को माही के हाथ से छीनकर स्पीकर पर डाल देती है। अब सभी लोग सामने वाले की आवाज़ सुन रहे थे। क्या हुआ मिस माही, कुछ बोलोगी नहीं? मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो, तो ध्यान से सुनो। कुंदन कुंदन राय कहते हैं मुझे। मैं अपने दुश्मन को उस हद तक बर्बाद करता हूँ कि वो कभी दोबारा उठ ना सके। मुझसे पंगा लेने से पहले मेरे बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था। अगर तुम मेरे बारे में रिसर्च कर लेती तो ये बच्चों वाली हरकत नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हॉस्पिटल घुस कर कुछ भी करोगी और मुझे उसकी खबर तक नहीं लगेगी? मेरी नज़र तो बहुत पहले से ही तुम पर थी। तुम शायद भूल गई चंदन के बारे में। मुझे लगा था चंदन का हश्र देखकर तुम शायद शांत हो जाओगी, लेकिन तुम तो अपने भाई वैभव जैसी जिद्दी निकली। मैंने उसे भी बहुत समझाने की कोशिश की थी कि मेरे रास्ते में ना आए, पर उसे तो समाज सेवा करने की धुन चढ़ी थी। और तुम्हें भी चेता चुका हूँ, चंदन की मौत और उसके बाद भी, लेकिन तुम अभी भी उसी राह पर चल रही हो। तुम और तुम्हारे साथी मिलकर जो भी कर रहे हो, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन मुझसे टकरा कर तुम बर्बाद ज़रूर हो जाओगे। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। माही दुबे। अभी तक सब शांति से सुन रहे थे कुंदन की आवाज़ को। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद होती है, खनक बहुत गुस्से में बोलती है, माही को कुछ करने से पहले याद रखना कुंदन, तेरे सामने खनक खड़ी है। माही को अकेला समझने की गलती मत करना। ओह खनक, तुम भी सुन रही हो? अच्छा है, फिर तो अपने बाकी दोस्तों तक भी मेरा पैगाम पहुंचा दो। मेरी सलाह मानो, अपनी अपनी जान बचाओ और मेरे मामले से दूर रहो। वो जिस डॉक्टर ने तुम्हारी मदद की, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? हाँ, पलक। उस पलक और धारा को भी बोल दो अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अभी तो शादी करनी है ना उन्हें, तो उन्हें कहो शादी करें, लाइफ एंजॉय करें, इन सब में क्यों पड़ी हैं? इस बार पलक बोलती है, तुम्हें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना सोचो कि हम तुम्हारा क्या हश्र करने वाले हैं। बहुत जल्द तुम जेल में होगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुंदन एक ज़ोर से हंसी लेता है। बच्चे हो तुम सब मेरे आगे, मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाओगे तुम सब। और क्या ही कर लोगे तुम लोग? तुमने जो डाटा मेरे हॉस्पिटल से चुराया है, उसे ही क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा? तुम लोग भूल रहे हो जितने भी केस हैं उन सभी में गार्जियन की परमिशन है मेरे पास। जो कुछ भी हुआ उनकी परमिशन से हुआ। हाँ, और तुम लोग मिट्टी के खिलौने बना रहे हो। कनक गुस्से से बोलती है, ये गलत है।
तुमने धोखे से उनके सिग्नेचर लिए हैं। हाँ बिल्कुल मैंने धोखे से सिग्नेचर लिए हैं, पर यह बात तुम साबित करोगी कैसे? मैं तुम सभी को कल तक का वक्त देता हूँ। जो भी डाटा मेरे हॉस्पिटल से ले गए हो मुझे वापस कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब तक माही, जो कुंदन की बातों को बड़ी शांति से सुन रही थी, अचानक बोल पड़ती है। मेरी और मेरे दोस्तों की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुंदन राय। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि माही एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसे छोड़ती नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं पीछे हट जाऊं, तो उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर तुम मेरी शर्तों को मान जाते हो तो मैं पीछे हट जाऊंगी। तुम्हारे पास मेरी बातों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है माही, लेकिन फिर भी चलो मान लेता हूँ। क्या है तुम्हारी शर्त, बताओ, फिर मैं सोचूंगा। वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। मुझे तुमसे मिलना है। चलो ठीक है, मिल भी लेता हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। बोलो कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊँगा। तुम्हारे ऑफिस में। कुंदन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। मेरे ऑफिस में? हाँ, तुम्हारे ऑफिस में, सिर्फ मैं और तुम। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कब मिलना चाहती हो? कल। ओके, कल ठीक दोपहर 1 बजे तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगा। और इसी के साथ माही कॉल कट कर देती है। इधर खनक, काव्या, पलक और धारा सभी बड़ी हैरानी से देखते हैं माही को। माही तुमसे मिलने वाली है? खनक भी बोल पड़ती है, और वो भी अकेले? नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। मुझे उस कमीने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तू उससे मिलने नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मैं तेरे साथ जाऊंगी। माही अपनी चेयर पर रिलैक्स करके बैठती है। रिलैक्स गाइस, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। पहले मेरी बात सुन लो। कुंदन राय सही कह रहा था, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार धारा से रहा नहीं जाता। वो बोल पड़ती है। माही, तुम उसकी बातों में आ रही हो। वो चाहता ही यही है कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन न लें, हम डर जाएं। मुझे पता है धारा, इस बार मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसे उम्र कैद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने क्या सोचा है माही? मैंने जो भी कुछ सोचा है उसमें मुझे तुम सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जिसको जो काम दूंगी वो उसको करना होगा, और जो नहीं करना चाहता वो जा सकता है। अगर किसी को भी इनकार है तो पहले ही जाए। और अगर इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई भी तकलीफ हो या किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। तुम सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम में से किसी को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुमसे जो पीछे हटना चाहता है वो अभी हट जाए। खनक अपनी चेयर से खड़ी होती है और माही के 2 कदम पास आकर कहती है। माही, तुझे मेरी जान अभी चाहिए तो ले ले, पर खुद से अलग होने की बात मत बोल। माही की आंखों में थोड़ी सी नमी आती है। वो खनक को गले लगा लेती है। मैं जानती हूँ कि तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए सबसे ज़रूरी काम तुझे ही सौंपने वाली हूँ। अगर तू उस काम में चूकी तो समझ के सारा प्लान फेल। उसके बाद माही अपना प्लान सबको बताती है। एक और दिन इसी तरह बीत जाता है। आज माही, खनक, काव्या, पलक और धारा सभी अपने अपने घर में थे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। नींद तो जैसे किसी की आंखों में थी ही नहीं। सभी करवटें बदल रहे थे, कोई नहीं सोया था। खनक अपनी बालकनी में खड़ी दूर तक देख रही थी। माही भी नियति को सोता हुआ बस एकटक देख रही थी कि तभी उसकी आंख से एक आंसू सरक जाता है। आज की रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घड़ी की सुइयां शोर मचा रही थीं। जैसे तैसे ये रात कटती है। माही सुबह उठती है रोज की तरह, ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, और जाते वक्त वो आज सभी से मिलती है, बात करती है, अर्शी को प्यार करती है, फिर निकल पड़ती है। अपनी कार में बैठने से पहले माही घर की ओर पलट कर देखती है, और फिर कार में बैठकर निकल जाती है ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कैबिन में जाती है, बस आंख बंद करके बैठी रहती है। आज खन्नक ऑफिस नहीं आई थी। माही ने तन्नू को भी बोल दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब न करे। 11:45 पर माही अपने ऑफिस से निकलती है। इस बीच उसने किसी से भी बात नहीं की। वो खुद ही कार को ड्राइव करती है और कुंदन के ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद
माही की कार के बराबर एक कार आती है। माही अपनी कार एक साइड में रोक देती है। वो कार भी थोड़ा आगे जाकर रुकती है। खनक और काव्या उससे उतरते हैं और माही के पास जाते हैं। काव्या माही से कहती है, माही एक बार फिर सोच लो। काव्या, मुझे जो सोचना था वो मैं सोच चुकी हूँ। जो सामान मैंने बोला था वो मुझे दे दो और मैंने जैसा कहा है वैसा करो। काव्या माही को एक पैकेट पकड़ा देती है और उसके बाद माही बिना एक पल रुके अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ठीक 1 बजे माही कुंदन राय के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ये ऑफिस उसके हॉस्पिटल में नहीं था। कुंदन राय के और भी बिजनेस थे। उसने माही को अपनी दूसरी कंपनी के ऑफिस में बुलाया था। माही अंदर जाती है और सीधे कुंदन राय के ऑफिस के बारे में पता करके उसके कैबिन की ओर बढ़ जाती है। माही का फेस बिल्कुल स्टडी था, शांत। कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। माही कुंदन राय के कैबिन के बाहर पहुंचकर डोर को नॉक करती है और अंदर से ही कुंदन राय की आवाज़ आती है, आ जाओ माही, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। माही कैबिन के डोर को खोलती है और बहुत एटीट्यूड के साथ कुंदन राय के सामने जाकर बैठ जाती है। तो ये भाग अब हो गया आपका। अब क्या करना है? अरे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, दिल करे तो सब्सक्राइब करना है और ना दिल करे तो भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। पेरेंट्स के लिए दुआएं करनी है, फिर वो चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो। दुआएं करनी है इंसानियत के लिए, दुआएं करनी है हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। दुआएं करनी है नीडी चिल्ड्रंस के लिए, वो नीडी चिल्ड्रंस जिनकी आंखों में ना जाने कितने सपने हैं। हो सकता है हमारी दुआओं से उन सपनों में से एक सपना पूरा हो जाए। बस दुआएं ही तो करनी है, कोई पत्थर तो नहीं खोदना। तो कर लीजिए, लेकिन रूह अगर शामिल हो तो ही करिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं, जैसे मेरी बातों को स्किप कर दिया करते हैं। चलिए, इसी खूबसूरत मोड़ पर मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।